हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होना है 2021 में। तो उसमें हमें पता है कि सिलेबस से बहुत सारा कुछ रिड्यूस कर दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, अगर वो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पे, तो वो आप जाके सर्च करके भी जो है यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका क्लास 11 बायोलॉजी का यूनिट फर्स्ट है, जिसके अंडर 4 चैप्टर आते हैं। क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरी बुक के हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ हम यूनिट फर्स्ट के जो 4 पहले चैप्टर है उसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। उसी के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कोई भी जो चैप्टर है उसमें जो रिडक्शन ऑफ सिलेबस के बाद एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस हमको नहीं करने हैं। क्योंकि कई बच्चों को यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन फिर हमको नहीं करके जाना है, तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपनी बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट पे, जो कि है आपका द लिविंग वर्ल्ड। बच्चों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल पूछी जाती हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैनर में आप स्टार्टिंग से ही अगर पढ़ते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और 11th क्लास में बच्चा अच्छे से समझ भी नहीं पाता, कई बच्चों को तो समझ में भी नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और वैसे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं बता भी नहीं सकती। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा 10 ईयर के पेपर को एनालाइज करके मैं जो है ये पर्टिकुलर वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे फर्स्टली हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार बनता है कि जो माउंटेन बूडर्स और सैंड मूड्स वगैरह हैं, वो जो होते हैं वो आपके मतलब कि जो माउंटेन बुलेट सैंडवुड होते हैं वो भी तो साइज में बढ़ रहे हैं, तो क्या उसको हम ग्रोथ कंसीडर कर सकते हैं? ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसमें ये पूछा जाता है कि कौन कौन से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि सिलेबस से बहुत सारा कुछ रिमूव है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन एक जो है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का कि नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है कि नहीं है, ये चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए और फोकस करके आप इस चैप्टर में इस बात को चलेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देना चाहती हूँ कि ये जो म्यूल स्टाइल और बर्कर वीज वगैरह इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, तो ये जो होते हैं नहीं रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। तो ये जो एक्सेप्शन है ना रिप्रोडक्शन के, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं कई बार। इसके अलावा जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका मेटाबॉलिक रिएक्शन किसे कहा जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन से आप क्या समझते हैं ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं ये आप पढ़ लेंगे। ICZN और ICBN की फुल फॉर्म याद करके जाएगा हर बच्चा। और इसके अलावा जो है आपको ये 4 पॉइंट जो है अच्छे से लर्न करके जाने हैं। बस इतना ही आपको करना है, अच्छे से लर्न करके जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आप अपना चैप्टर की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे ये सिस्टमेटिक्स वगैरह सिलेबस से रिमूव्ड है। टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना हमें, ये जीनस, फैमिली, ऑर्डर, ये सारा कुछ सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा टेक्सोनॉमिकल एज जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर कि एक्सरसाइज की कौन से क्वेश्चन आपको स्ट्रिक्टली करना मना है, वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। तो 6th वाला क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं करेंगे, ना 7th वाला क्वेश्चन आपको करना है, स्ट्रिक्टली मना है क्योंकि सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। 8th भी नहीं करना, ना 9th करना है, ना 10th करना है, ना 11th करना है। और आप आगे के 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें इसमें से भी कि कौन सा वाला इम्पॉर्टेंट है मैम, जो कि हमारे लिए अच्छा रहेगा करना, ठीक है, तो उसकी भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5th काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 6th जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 6th तो लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 5th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो चीज़ें आपको याद करनी है वो कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम आपको याद करके जाना है। ये पूरी की पूरी टेबल आपको रटी हुई होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्जामिनर करता है कि आखिरकार क्या क्राइटेरिया था, वो जो क्लासिफिकेशन किया गया था आरिस विटेकर के द्वारा, उसके क्या 5 क्राइटेरिया थे। तो वो जो है सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इस पर आप ध्यान देते चलेंगे। इसके अलावा बैक्टीरिया के कौन सी 4 कैटेगरीज के हिसाब से, उसकी शेप के हिसाब से बांटा गया है, उन चारों का जो है नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि आर्की बैक्टीरिया के बारे में, कि आर्की बैक्टीरिया कैसे होते हैं, और हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मिथेनोजेंस का क्या मतलब होता है, और जो मिथेनोजेंस है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो गट ऑफ द रूमिनेंट्स एनिमल्स, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। यू बैक्टीरिया की अगर बात करें तो यू बैक्टीरिया जो है उसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही जो बात आपको पता होनी चाहिए कि हेटेरोसिस्ट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, हेटेरोसिस्ट का क्या फंक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर, और उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जिसके अंदर हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। नॉस्ट्रॉक एंड एनिवीना, इसका नाम अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपसे ये पूछेंगे कि सबसे छोटा कौन सा जो है हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसका नाम बताइए जो कि बिना सेल वॉल के है, तो वो आप बताएंगे कि उसका नाम माइकोप्लाज्मा है, और जो कि सर्वाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन के। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट करके घुमाकर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। किंगडम प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि डाई एटम्स, मतलब क्राइसोफाइट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तो डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गीज जो है वो आपकी इंक्लूडेड होती है। उसके अलावा डायटमेसियस अर्थ क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, और डाई एटम्स का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पॉलिशिंग वगैरह में, फिल्ट्रेशन ऑफ सोयल एंड सिरप्स, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई होती है, इस पर भी आप ध्यान थोड़ा सा जाके देंगे। डायनोफ्लेजलेट्स की बात करें, इसमें जो रेड डायनोफ्लेजलेट का नाम गॉनिग्यूलेक्स होता है, वो आप याद करके जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रेड जो है, क्यों इसको मतलब ऐसा कहा जाता है, तो इसके कारण में ये आप सारा कुछ ये टॉक्सिन वगैरह के बारे में भी लर्न करके जाएंगे। यूग्लिनोइड्स में जो चीज़ें आपको याद करनी है कि मतलब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो यूग्लिना है, वो आपको पता होगा, वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। स्लाइम मूड में प्लाज्मोडियम का क्या मतलब है, प्लाज्मोडियम किसे कहते हैं, बस इतना याद करके जाओगे, इसमें और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। प्रोटोजोआ को जो 4 मेजर ग्रुप में बांटा गया, उसका नाम याद करके जाओगे, एमोवोइड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआंस, है ना। और उसके बाद जो पैरासिटिक फॉर्म ट्राइपेनोसोमा जो किसका एग्जाम्पल है, कौन से प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है, वो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। फंजाई में अगर हम लोग बात करें तो फंजाई में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फंजाई में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सेक्सुअल साइकिल को लेकर, कि उसमें पहले प्लाज्मोगेमी होती है, देन कैरियोगेमी होता है, देन मियोसिस इन जायगोट होता है, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें फंजाई को कैसे बांटा गया है, फाइकोमाइसिटीज, स्कोमाइसिटीज, वेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, बहुत ठीक ढंग से याद होना चाहिए हर बच्चे को, वो भी। उसके बाद जो है राइजोपस को ब्रेड मूड, और ये जो एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज के, वो आपको काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका माइसीलियम किस चीज़ का बना हुआ है ये पता होना चाहिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस चीज़ की पे भी आप फोकस करके चलेंगे। एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी कहा जाता है, याद करके जाओगे, और इसका एग्जाम्पल सेक्रोमाइसिस, सेरेविसी और पेनिसिलियम है। कॉप्रोफाइलस का क्या मतलब होता है ये पढ़ के जाओगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्योंकि इसीलिए। और न्यूरोस्पोरा क्या होता है, न्यूरोस्पोरा का जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। बेसिडियोमाइसिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अल्टीमेटली, एक तो एग्जाम्पल अच्छे से याद करके जाओगे रस्ट एंड स्मट का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसके कॉमन मेंबर्स के नाम नॉर्मली आप याद करके चले जाओगे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो ड्यूट्रोमाइसिटीज़ से पूछा गया है, कि आखिरकार ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग कुछ साल छोड़ के आ ही जाता है। इसका एग्जाम्पल याद कर लोगे, और इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों कहा जाता है इतना याद करके जाएगा हर बच्चा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि। उसके बाद अगर प्लांटी की बात करें तो ये सारी बकवास चीज़ें हैं, एनीमिलिया में आपको ऐसा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। वायरस, बायरॉइड्स एंड लाइकेन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं,
तो वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले वायरस टर्म किसने दिया था, वायरस का क्या मतलब होता है, डीजे इवेनाउस्को के बारे में पढ़ोगे। MW बेजर्निक ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी कॉन्टेजियम वीवम फ्लूडियम, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। WM स्टेनले ने उसको क्रिस्टलाइज किया था और क्रिस्टल के रूप में उसको तैयार किया था। तो इन तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इसके अलावा जो आप चीज़ें याद करके जाएंगे कि आखिरकार जो वायरसेस होते हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं वो हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड RNA से बने होते हैं। एंड वायरसेस जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA या DNA से बने हो सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। उसके अलावा वायरस जो है उसकी खोज थियोडाइनर ने की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। और वायरॉइड से होने वाली बीमारी का नाम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीजेज, ये आपको पता होना चाहिए। लाइकेन किसे कहा जाता है, और फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये भी आपको क्लियरली पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सरसाइज की क्वेश्चन में हम चलेंगे कि एक्सरसाइज का ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपको करना है। तो एक्सरसाइज के वैसे तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि सिलेबस से कुछ भी नहीं हटाया गया चैप्टर नंबर 2 से। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी कि इम्पॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। वहीं उसी के साथ जो है आप लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा जो आपको क्वेश्चन करना है कि क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 की अगर बात की जाए, चैप्टर नंबर 3 में से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। कीमोटेक्सोनॉमी वगैरह कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो चीज़ पूछी जाती है कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ऊगेमस के एग्जाम्पल जो है आप लोग लर्न करके जाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस पूरे पैरा को, ये पूरा पैरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पैरा अच्छे से कर लोगे आप लोग, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ के जाओगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। एल्गीन और कैरागीन से खासकर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एल्गीन क्या है, कैरागीन क्या है, आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में किसका यूज़ किया जाता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। इसके अलावा मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को स्किप कर दें, बल्कि बस आप इस टेबल 3.1 को ज़रूर से ज़रूर लर्न करके चले जाएं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। टाइम है तो आप उसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर ब्रायोफाइट की बात करें कि ब्रायोफाइट में आपकी कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे स्फेगनम को लेकर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्फेगनम का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, और ब्रायोफाइट्स को कैसे डिवाइड किया गया है लीवर वॉट एंड मॉसस में, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके अलावा गैमा, गैमा से आप क्या समझते हैं, गैमा का क्या मतलब होता है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद जो चीज़ें आप याद करेंगे, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसस, तीनों एग्जाम्पल आपको लर्न होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा अगर टेरिडोफाइट की बात करें, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सिलाजिनेला को लेकर कि सिलाजिनेला जो होता है उसमें मतलब कि बहुत छोटी छोटी लीव्स पाई जाती हैं, जबकि फर्न्स में बहुत बड़े बड़े लीव्स पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ पर स्ट्रोबिलाई या कोन देखने को मिलता है, उसके एग्जाम्पल, उन प्लांट्स के नेम के एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। वहीं होमोस्पोर्स और हेटेरोस्पोर्स जो हैं वो आपका क्या मतलब होता है उसका, ठीक है, और एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे। सीड हैबिट से आप क्या समझते हैं वो पता होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 4 क्लासेस में बांटा गया है ये कभी भी एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्म में माइकोराइजा से आप क्या समझते हैं। साइकस और पाइनस को लेकर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि साइकस और पाइनस के पेड़ में आखिरकार अंतर क्या है। सिकोया वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, तो सिकोया का नाम अच्छे से हर बच्चा याद करके जाएगा, भूलेगा नहीं, कतई बाद में भूल जाओ आप लोग, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारी चीज़ें कभी नहीं पूछी जाएंगी एग्जाम में। एंजियोस्पर्म तो आपके सिलेबस से रिमूव ही कर दिया गया कम्प्लीटली, तो ये तो अब आपको पढ़ना ही नहीं है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ना ही नहीं है। और उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को लेकर कि फिर एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग को करना स्ट्रिक्टली मना है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। उसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लेकर कि वो तो ठीक है कि 6th और 10th आपका स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन फिर भी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो अगर आपको पता होना चाहिए, तो मैं उसकी बात करना चाहूँगी।
तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप लोग कर लेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन जाए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को करना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये हर बच्चा करके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि, और इसके अलावा जो चीज़ें आपको करनी है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9, तो हर बच्चा इसको करके जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 भी बस आप लोग कर लेंगे। इतना ही क्वेश्चन करना है आपको इस चैप्टर में। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो कि एनिमल किंगडम है, तो यहाँ पर बढ़ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, वो मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है, ये हर बच्चा जान के जाएगा, अच्छे से करके जाएगा। इसके अलावा रेडियल सिमेट्री कौन से के एग्जाम्पल जो है वो आप लोग लर्न करके जाएंगे, क्योंकि रेडियल सिमेट्री के ही एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, बायलैटरल के नहीं पूछे जाते हैं यूजुअली, क्योंकि हर बच्चे को पता होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, तो सीलोम, सीलोम किसे कहा जाता है पता होना चाहिए। सीलोमेट के एग्जाम्पल जो ऑर्गेनिज्म है उसके एग्जाम्पल लर्न होने चाहिए। स्यूडो सीलोमेट क्या होता है उसके एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे। ए सीलोमेट का एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करके जाओगे। इसके बाद मेटामेरिज्म से आप क्या समझते हैं, नोटोकॉर्ड क्या होता है, ये हर बच्चा लर्न करके जाएगा। नेक्स्ट जो बात आपको करनी है, ये वाला जो टेबल है अच्छे से लर्न कर लेना है, पूरा का पूरा टेबल, ताकि आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चैप्टर का थोड़ा सा तो ले ही लें, एटलीस्ट कम से कम अच्छे से आप लोग समझ जाएं कि कौन सी चीज़ क्या होती है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस को लेकर कि क्वेश्चंस और कहाँ से पूछे जाते हैं, तो सिलेंट्रेटा से जो है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो फिनोमेना है वो देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस, वो आपको पता होना चाहिए ये, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म, सभी ही जो आपके फाइलम है उसके क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो लर्न करके जाएगा हर बच्चा, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या याद करके जाओगे आप लोग, प्लेटीहेलमिन्थेस के एक तो एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे अच्छे से, बहुत ही अच्छे से। फ्लेम सेल पाया जाता है उसमें रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए, वो अच्छे से याद करके जाओगे, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं और बाद में आप लोग इन बातों पे फोकस ही नहीं करके चलते। और एस्केलेमेंथिस को राउंड बॉम्ब भी कहा जाता है, ये याद करके जाओगे अच्छे से। और उसके अलावा जो बातें आपको याद करनी है, एग्जाम्पल अच्छे से लर्न करके जाओगे। ठीक है, इतना तो आपको करना ही करना है। एनेलिडा में जो आपको लर्न करना है कि मेटामियर्स पाए जाते हैं। पैरापोडिया जो है कहाँ पे पाया जाता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है उसमें रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए। इसके बाद जो चीज़ आपको याद करनी है कि अर्थवर्म एंड लीचेस मोनोसियस होते हैं, जबकि जो आपका नेरिश होता है वो डायोसियस होता है, और इसके एग्जाम्पल अच्छे से लर्न आप लोग कर लेंगे। ठीक है, इतना तो आपको करना ही है। आर्थ्रोपोडा में जो चीज़ आपको याद करनी है कि लार्जेस्ट फाइलम होता है, एंड देन इसकी काइटिनियस एक्सोस्केलेटन बनी हुई होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मालफिजियन टिब्यूल होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन का फंक्शन होता है, तो ये भी लर्न करके आप लोग जाएंगे। इसके अलावा ये जो सारे एग्जाम्पल हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे। मोलिस्का की अगर हम बात करें, मोलिस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये याद करके जाओगे। रेड्यूला का क्या फंक्शन होता है, ये हर बच्चा याद करके जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। और ये सारे एग्जाम्पल भी लर्न कर लोगे, पिला, पिंकटाडा, ऑक्टोपस, एप्लाइशिया, डेंटेलियम, चीटोप्ल्यूरा, ये सारी चीज़ें याद करके जाओगे अच्छे से। इकाइनोडर्मेटा में जो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ये इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये भी लर्न करके जाओगे। हेमिकॉर्डेटा जो होता है, हेमिकॉर्डेटा कब में एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे, बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉर्डेटा के जो 4 फीचर्स होते हैं कौन कौन से होते हैं वो याद करके जाओगे, या टेबल लर्न करके जाओगे 4.1 वाली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे आप लोग। और देन आपकी अगर हम बात करें यहाँ पे साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस का डिफरेंस अच्छे से लर्न करके जाओगे। कॉन्ड्रिक थाइस और ऑस्टिक थाइस का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो डिफरेंस है, तो वो भी आप लोग लर्न कर लेंगे। और इसमें ना एक बहुत ही अजीब सा फिनोमेना देखने को मिलता है साइक्लोस्टोम्स में, कि वो स्पॉनिंग के बाद वो जो मर जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछा जाता है, तो वो आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना है। इसके अलावा जो आपको चीज़ें ध्यान देनी है कि इसके अंदर एयर ब्लेडर प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण कि इसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। और इलेक्ट्रिक ऑर्गन के का किस में पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल, पॉइजन स्टिंग वाले का एग्जाम्पल,
और ये पोइकिलोथर्म होता है। पोइकिलोथर्म का मतलब कोल्ड ब्लडेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बच्चों को यही नहीं पता। एग्जाम्पल लर्न करके जाओगे अच्छे से, एयर ब्लेडर जो है प्रेजेंट होता है, ये चीज़ें, ये बातें याद करके जाओगे अच्छे से, बहुत ही ठीक ढंग से। उसके बाद जो है ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, लेकिन कुछ ही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। एम्फीबिया की बात करें, एम्फीबिया में से कुछ मत पढ़ना आप, बिल्कुल भी पूछा नहीं जाएगा इससे क्वेश्चन। रेप्टिलिया से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा, ना तो आपसे एव्स से क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें पता है कि आपको पता होती है यूजुअली। उसके बाद मैमेलिया से भी आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे, तो वो भी आपको नहीं करना है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन जो है बीवीपेरस का, और ये ऑर्निथोरिंकस प्लैटीपस, तो वो आप वैसे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं पता था तो पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। और ये पूरा का पूरा टेबल अच्छे से लर्न कर लोगे लास्ट टाइम में एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ये जो आपका एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, तो वो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, गॉट इट। और अगर हम आगे की तरफ बढ़े कि आखिरकार कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारी एंड होती है। इस यूनिट फर्स्ट का हमने पूरा डिस्कस कर लिया, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है फटाफट से वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।